हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में या फिर रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स में फिजिक्स से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं उनका आज हम लोग एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये तमाम क्वेश्चंस किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और पूछा जाता है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का भी आप लोगों के लिए बीपीएससी का क्वेश्चंस को दिया था। अगर आप चैनल्स में नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, तभी इससे आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स, इस चैनल्स में आपको कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे फुल लेंथ में जीएस का क्लास दिया जाता है जो आपके पीटी और मेन दोनों में काम आता है। आइए आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स का है उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, अर्थात भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, अर्थक्वेक के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप जल्दी से इसे बताइए। स्टूडेंट्स, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होगा वो सिस्मोग्राफ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप के पैमाना को दर्शाता है। ठीक है, कि कितना भूकंप आया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टूडेंट्स का रहा है क्या कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया हुआ है वो हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो हाइग्रोमीटर और डी हमारा जो है वो नैनोमीटर है। स्टूडेंट्स, आप जल्दी से बताओ कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है आप लोग। इसका जो आंसर है वो है बैरोमीटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बैरोमीटर में पारा होता है। अगर पारा नीचे की ओर गिरना शुरू होता है तो ये खराब तूफान को दर्शाता है। अगर पारा नीचे की ओर गिरना शुरू होता है तो वो वायुमंडलीय दाब के लिए ये कहा जाता है कि ये खराब मौसम का प्रतीक होता है, और अगर पारा ऊपर है तो भाई मौसम हमारा सही रहता है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है निम्न में से किससे। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटीरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर और ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर। कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है और एमपीपीसीएस 2006 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही, इसका आंसर जो है वो डी नंबर है लैक्टोमीटर। एक ऐसा यंत्र जिसको हम दूध में डालते हैं। अगर दूध में पानी की मात्रा अधिक होती है तो वो दूध में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो है वो किससे मापी जाती है। ए नंबर हमारा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी नंबर हमारा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी नंबर हमारा है क्या है लैक्टोमीटर और डी नंबर हमारा जो है वो पोटेंशियोमीटर है। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दो। बिल्कुल सही है आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो है हाइग्रोमीटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर जो है वो तरल पदार्थ के लिए होता है।
लैक्टोमीटर हम लोग तुरंत देखें कि दूध को के घनत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी दैट मीन सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर हमारा ऑप्शन है एनीमोमीटर, बी नंबर हमारा है कोलोरीमीटर, सी नंबर हमारा है लक्स मीटर और डी नंबर हमारा है अल्टीमीटर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। ये यूपी पीसीएस में स्पेशल एग्जाम्स जो हुआ था उसमें 2004 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। बिल्कुल सही है आप लोग। इसका आंसर जो है वो है हम लोगों का लक्स मीटर। क्या है? लक्स मीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अभी तुरंत हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था कि भूकंप की बातें आई थी। मैंने वहां पे कहा था कि भाई भूकंप का जो यंत्र है वो कौन सा था? सिस्मोग्राफ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें, रिक्टर पैमाने पर, चूंकि कई बार ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। रिक्टर पैमाना में, डेसिबल पैमाना में, पीएच पैमाना में या सेल्सियस पैमाना में। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का स्टूडेंट्स? रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना में इसका जो है तीव्रता को हम लोग मापते हैं, क्योंकि इससे रिक्टर पैमाने पे मापने पे क्या होता है, कितना भूकंप आया, कितना पैमाना, कितना रिक्टर तक भूकंप आया, इस चीज को दर्शाता है। डेसिबल जो सेकंड ऑप्शन है, हम और आप जानते हैं कि ये साउंड्स के लिए होता है। साउंड का जो वैल्यू होता है वो हम लोग डेसिबल में मापते हैं। पीएच पैमाना जो हमारा है एक स्केल के लिए होता है और सेल्सियस हम लोगों का जो है वो तापमान दैट मीन्स टेम्परेचर को मापता है। आइए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता को, जल की गहराई को, जल के बहाव को या फिर जल की मात्रा को। ये उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आप लोग दीजिए कि जल की शुद्धता को मापना है या जल की गहराई को मापता है या जल के बहाव को या फिर जल की मात्रा को मापता है। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या कि निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन जो है एक नंबर में है, ए नंबर में प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता के बारे में बोल रहा है। बी नंबर जो है वो अत्यधिक उच्च ताप की बात कर रहा है। सी नंबर जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति और डी नंबर वायुमंडलीय आर्द्रता की बात कर रहा है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे जो बनता है वो फटाफट आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे आपका प्रैक्टिस जो है वो आसानी से हो पाए और एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अधिक हो। ठीक है, इसलिए जो भी मिलता है वो जैसे जैसे आपका बनते जाता है उसको आप वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए सॉल्व करते चलिए, ताकि मैं भी देखूं कि कितना आंसर आप लोगों ने सही दिया है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति है उसको हम लोग फोनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न युक्तियों में से, मतलब निम्न में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मोटर गाड़ी के मतलब कार वगैरह का, कार ट्रक बस जैसे जो गाड़ी हमारे हैं उसके इंजन को ठंडा करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग
किया जाता है? आप लोग जल्दी से इसको बताएं, किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है आप लोग, रेडिएटर। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि रेडिएटर में जो है वो पानी डाला जाता है और पानी डालने से इंजन को ठंडा करने का प्रक्रिया जो है वो हम लोग इस माध्यम से करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए, डेट मीन्स फोटोथेंसिस की बात हो रही है। बी है वृद्धि दर मापने के लिए। सी नंबर रासायन कर्षण की दर मापने के लिए। और डी नंबर ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं निम्न में से? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए आप लोग कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो वृद्धि दर मापने के लिए हम लोग ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग जो है वो करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? मतलब क्या नहीं बदलता है? कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बीपीएससी में भी आ चुका है और एनटीपीसी और अदर स्टेट्स के पीसीएस में आ चुका है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्या नहीं बदलता है। अगर हम वस्तु की मात्रा को बढ़ा दें या घटा दें तो निम्न में से किसी पर क्या असर नहीं पड़ेगा? उसके आयतन पर, दैट मीन्स वॉल्यूम पे, उसके भार पे, उसके द्रव्यमान पे, मास पे, या उसके घनत्व, डेंसिटी पे। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है वो घनत्व है। क्या है? डेंसिटी, दैट मीन्स घनत्व इसका आंसर होगा। डेंसिटी जो है वो वस्तु की मात्रा बदलने पर, चाहे वो वस्तु की मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भौतिकी, दैट मीन्स फिजिक्स की किस शाखा के अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फिजिक्स में कौन सा ब्रांच ऐसा है जिसमें अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा कण के चाल का अध्ययन किया जाता है? ए नंबर हमारा दिया है ऑप्शन फील्ड थ्योरी, बी नंबर हमारा दिया है पार्टिकल, सी नंबर है क्वांटम मैकेनिक्स और डी नंबर हमारा है परमाणुवीय भौतिकी। कौन सा ऐसा शाखा है जो फिजिक्स के सूक्ष्म कणों का चाल का अध्ययन करता है? इसका आंसर स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स है। सी नंबर इसका आंसर है। ये जो है वो अति छोटे से छोटे कणों की भी चाल का अध्ययन इस मेथड से हम लोग करते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार करता है, उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वो है साइबरनेटिक्स। क्या आंसर है इसका? साइबरनेटिक्स जो है इसका आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समय मापक विज्ञान क्या है? समय मापक विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है हॉरोलॉजी, बी है कॉस्मोलॉजी, सी है टोमोलॉजी और डी है हाइड्रोलॉजी। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो क्या है? हॉरोलॉजी। क्या है? हॉरोलॉजी जो है वो समय मापक विज्ञान का है। समय मापक विज्ञान के लिए हॉरोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण एवं स्नेहक, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है या क्या है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है या फिर क्या है? ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो है क्राइनोलॉजिक्स, ठीक है। बी नंबर जो हमारा है सेलेनोलॉजी, डी सी नंबर हमारा हॉरोलॉजी और डी नंबर हमारा है ट्राइबोलॉजी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिर से सुनिए, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है?
फिजिक्स, सेलेनोलॉजी, हॉरोलॉजी या ट्राइबोलॉजी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इसका आंसर है वो है ट्राइबोलॉजी। क्या है? ट्राइबोलॉजी के माध्यम से हम लोग घर्षण एवं स्नेहक चीजों का अध्ययन जो है वो करते हैं। किसके माध्यम से? ट्राइबोलॉजी के माध्यम से हम लोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चंस कैसा लगा आप लोगों को? आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप चैनल्स पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल्स को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि चाहे वो जीएस का फुल कॉन्सेप्ट का क्लास हो या फिर एमसीक्यू हो, आपको आसानी से नोटिफिकेशन बेल आप ऑन रखोगे तो आपको आसानी से वो मिलेगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो लिस्ट में आप तमाम क्वेश्चंस को और तमाम कॉन्सेप्ट क्लास को देख सकते हैं, जहां पर मैंने अलग अलग सीक्वेंस को बनाकर रखा है। स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।